Hello everyone, welcome to Rotap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our JIB AFM November 2025 10 MCQs a day series. और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल बी का एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एक नॉमिनल अकाउंट है जिसे प्रिपेयर किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हमारी प्रोडक्शन के अंदर ओवरऑल हमारे एक्सपेंसेस कहाँ तक पहुंच रहे हैं, बट एक्सक्लूसिवली इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन या परचेज एंड सेल, नॉट द पार्ट जहाँ पर हम उसको बनाकर बेचते वक्त जो सेलिंग के एक्सपेंसेस करते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। सो आई बी टॉकिंग अबाउट दिस टुडे। और ये सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्योंकि इसमें से कई टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस समय हमारी सेल चल रही है बट इट इज एंडिंग टुडे इटसेल्फ। दिस हैज बीन देयर ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये अब आज खत्म हो जाएगी एट, इसमें फ्लैट 80% आप लोगों के पास ऑफ है हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर। आपको यूज करना होगा फेस्टिवल 80 कोड और आपको मिल जाएगा 80% ऑफ। सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज आर कोर्सेज और जेआईबी के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो ये रहे, और अगर कोई आपके नोन्स हैं या फिर अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दो स्पेसिफिक कोड्स अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सो प्रिपेयर वेल एवरीवन एंड लेट्स कंटिन्यू फर्दर। और इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट edutap.in पर। ठीक है, आप वहां जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। क्लास के एंड में मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगी व्हाट इज द स्पेसिफिक एरिया जहां पर आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर एवरीवन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर इनमें से कौन सी चीज बताती है? इट इज अ रियल अकाउंट एंड इट इज डन टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू असर्टन द ग्रॉस रिजल्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। या फिर कि एक पर्सनल अकाउंट है जिसके अंदर दैट रिकॉर्ड्स डीलिंग्स with creditors and debtors, and last is it is a memorandum account prepared for the internal management। मेमोरेंडम हमारे इनकम्प्लीट अकाउंट्स होते हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्ट होते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, मैंने भी आपको बिगनिंग में ही बताया था। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन बेस्ड या फिर सप्लाई बेस्ड अपनी जो उनके प्रॉफिट है या लॉस उसे निकाल सके। तो इसका बैलेंसिंग फिगर भी कुछ ऐसा होता है, या तो उसमें प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर आपका बनता है ग्रॉस लॉस। सो द आंसर वुड बी बी हेयर। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, क्यों बनाया जाता है? क्या ये नेट प्रॉफिट निकालता है? नहीं, अभी हम पढ़कर आए ना कि ये नेट प्रॉफिट नहीं निकालता। इट शोज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये काम बैलेंस शीट का है, ये काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। असर्टन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बाय मैचिंग द कॉग्स एंड द नेट सेल्स, दिस इज करेक्ट। अच्छा, कॉग्स का फॉर्मूला क्या होता है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर। हमारी ना जैसे बेस्ट थिंग इज यू इस पर्टिकुलर सेशन के ना बीच में ना कंटेंट का भी लिंक है, यानी अगर आप ये जिसके मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो आप ना हमारी संकल्प सीरीज में पढ़ सकते हो। उसमें मैंने क्या किया हुआ है उसके ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने इसकी पूरी थ्योरेटिकली पढ़ाया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो आप वहां पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं एंड देन यू कैन कम बैक एंड कंटिन्यू विद दिस, जिसने पहले कभी ये पोर्शन नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जो हमने गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। उसमें फिर हम ऐड करते हैं परचेजेस, देन हमारे पास इसमें ऐड होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और अगर आपने कोई परचेज रिटर्न की है तो आपको वो भी लिखना होगा। एंड देन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड द लास्ट वन इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसको माइनस किया जाता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू अगर मेरे पास 10 यूनिट्स ऑलरेडी पड़े थे 10 रुपीज़ के, फिर मैंने इस साल 30 रुपीज़ के और खरीद लिए, यानी मेरी परचेजेस होगी, उसके ऊपर छोटा मोटा खर्चा पड़ा 10 रुपीज़ का, यानी मेरे टोटल खर्चे हुए 30 + 10 + 10 यानी 50 हो गए। और मेरे पास एंड में अभी भी 5 रुपीज़ का सामान पड़ा है, सब कुछ नहीं बिका। तो आप कह सकते हो ना कि अगर 50 था, 50 में से 5 का भी बचा है, यानी 45 रुपीज़ का सामान जो है वो बिक गया। ये जो बिका है ये उसकी कॉस्ट है। ठीक है, देन द आंसर इज सी। नाउ कम्स
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, इनमें से कौन सी चीज डेबिट नहीं की जाती? कैरेज इनवर्ड्स यानी जो हम कैरेज पे करते हैं, कैरेज यानी रास्ते का जो किराया हम देते हैं जब हम कोई चीज खरीदते हैं, या फिर वेजेस पेड टू द प्रोडक्शन स्टाफ, या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट, या फिर फ्यूल कंज्यूम्ड बाय द फैक्ट्री मशीनरी। देखिए फ्यूल जहां जहां पर मशीनरी आए ना उसमें तो कोई डर ही नहीं, वो सब ट्रेडिंग का हिस्सा है। जहां पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, एडमिन ये वाले दिखेंगे, ये आपका आता है पॉइंट नंबर सी के अंडर। सो द आंसर इज एक्चुअली सी हेयर। देन कम्स ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, द ओपनिंग स्टॉक इज ऑफ 50,000, परचेजेस दी हुई है 2,50,000 की, कैरेज इनवर्ड्स है, जो आप परचेज करते हुए खर्चा कर रहे हो वो इसके अंदर आएगा, अगर कैरेज आउटवर्ड्स लिखा होता तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 60,000 का। सो कहना है से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कॉग्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस purchase minus purchase return, then is your direct expenses minus the closing stock। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का, परचेज कितनी थी 2,50,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास एक ही है यहाँ पर, वो है 10,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 60,000 का। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, दिस इज 3,10,000 टोटल हुआ, उसमें से आपने जब 60 माइनस किया तो दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ 2,50,000। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जस्ट लाइक दैट ऑफ जर्नल में कहती थी, पहले चीज सॉल्व कीजिए उसके बाद उसका आंसर चेक कीजिए, ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका आंसर हैज टू बी ए। ठीक है, इसका आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट इज करेक्ट? जीपी आपका डिफरेंस है नेट सेल्स का और परचेजेस का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके आंसर्स गलत आ रहे होंगे, तो ये वाला पॉइंट गलत है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट आ गया। जीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके जो आता है वही हमारा जीपी होता है, यानी हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे इनकम में से सारे खर्चे माइनस करके। तो यहाँ पर ये चीज तो सच है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन नेट सेल्स एंड कॉग्स विच विल इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आई थिंक ये तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला ही आ गया, रादर पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट इसके अंदर कवर हो रहा है सिर्फ एक लाइन में। जीपी इंक्लूड्स ऑल द ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, नहीं, जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं, ऑपरेटिंग उसको ये उसको मानता ही नहीं, और इवन ऑपरेटिंग में से भी सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड ये मानता है, दूसरे तो ये मानता ही नहीं। जीपी इज डिराइव्ड आफ्टर चार्जिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं, ये डायरेक्ट को ही इंक्लूड करता है, इनडायरेक्ट को इंक्लूड नहीं करता। सो इसका आंसर आपके पास आ जाता है बी। ठीक है, देन परचेजेस दी हुई है, परचेज रिटर्न दी हुई है, अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, अब इसे क्वेश्चन को चलिए साथ में ही सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, हमारे पास जो भी ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेज में से परचेज रिटर्न आप माइनस कर दीजिए, फिर आप उसमें लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को। अगर मैं कहती हूँ मेरा ओपनिंग इज 4,80,000, सॉरी ये तो परचेजेस थी ना, तो चलिए क्वेश्चन को प्रॉपर करते हैं। ओपनिंग स्टॉक इसमें दिया हुआ है 60K का, ठीक है, दिस इज योर 60,000, प्लस हमारे पास क्या हुआ, परचेजेस थी 4,80,000 की, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 20। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कैरेज इनवर्ड्स के दिख रहे हैं मुझे 30,000 के, फिर वेजेस हमें दिख रहे हैं 40,000 के, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे को दिख रहा है कितने का, 70,000 का। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये आपके पास यहाँ पर आप कहते हो कि 60 बना, अच्छा नहीं, ये 70 बन रहा है, ये 70 बन रहा है, ये तो पूरा नलिफाई हो गया। तो 60 प्लस 4,80,000 माइनस 20, ये बना आपका 4,60,000 प्लस 60, तो उस हिसाब से 5,20,000 शुड बी योर आंसर। अगेन ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं आता होगा फिर तो आपको वाइल्ड गेस पर चलना पड़ेगा, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कीजिए। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक गिवन है। देन द आंसर इज बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द लिमिटेशन ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन ट्रेडिंग। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पर हमारे साथ क्या होगा, देखिए वैसे तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट पर कभी रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन बेस्ड है, इसका एरिया ऑफ स्कोप बहुत लिमिटेड है। ट्रेडिंग अकाउंट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट सेपरेटली एंड द मैनेजमेंट मे नॉट कभी गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस। नहीं है ऐसा, मतलब ये वाला इसका बनता नहीं है पॉइंट। ट्रेडिंग अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेडिंग रिजल्ट्स बट फेल्स टू प्रोवाइड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ ये हो सकता है क्योंकि वो कोई भी प्रोडक्शन बेस के अलावा कोई भी एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करता। तो नॉन ट्रेडिंग वाली चीज़ों को तो ये वैसे नहीं करता, तो वो प्रॉब्लम है। जबकि अगर मान लीजिए मैं अपने बिजनेस के अलावा अपने पास बहुत पैसा इकट्ठा कर लेती हूँ और इसी बिजनेस की ही चीज़ों को बाहर लगा लगा कर मैंने ज़्यादा कमा लिया है, मेरा पैसा तो बन रहा है। अब बिजनेस से आए ना आए लेकिन पैसा बन रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ बिजनेस को ही देखता है, उसी की प्रोडक्शन को देखता है। तो दिस कैन बी द पॉइंट। then trading account cannot show the gross margin and comparative year to year results due to the format restrictions। नहीं, जीपी वाला ये कुछ ऐसा नहीं करता है, कंपैरेटिव कभी भी नहीं था, ये एक साल का ही बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्स अंडर ओनली कैश बेसिस, नहीं ये अक्रूवल बेसिस पर भी चलता है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो देर इज ओनली वन पॉइंट जो इसका एक्चुअली मैच करता है, दैट इज योर बी। If the direct expenses relating to manufacture and procurement are omitted while preparing the trading account, what will be the result in the calculation of GP? आपकी GP calculation से होगा क्या? Gross profit will be understated by the omitted direct expenses. Gross profit will be unaffected as these are adjusted later in profit and loss account. Then is gross profit will be overstated by the omitted direct expenses और ट्रेडिंग अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपने क्या किए, रिकॉर्ड नहीं किए, आपके अगर खर्चे कम रिकॉर्ड हुए हैं तो आपकी डेफिनेटली इनकम ज़्यादा दिख रही है ना, क्योंकि अगर आपने उसमें से इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो जाकर आपका प्रॉफिट आता है। अगर आपने माइनस कम किया है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर आपका जीपी गलत दिख रहा होगा। रैदर इसके कारण इस कंपनी को मेजर प्रॉब्लम क्या आएगी, इसने टैक्स ज़्यादा पे किया होगा उस चक्कर में, क्योंकि जीपी से एनपी इफेक्ट होता है और एनपी से अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास ये गड़बड़ दिखती है। ठीक है, सो इन दिस केस द आंसर हैज टू बी सी। डन। देन आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जीपी दिया हुआ 20% ऑन सेल्स का और सेल्स दी हुई है 5 लाख की। तो क्वेश्चन कह रहा है जीपी क्या है। क्वेश्चन वैसे कि फ्लैट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपने 5 लाख के का 20% निकालना है और वही आपका जीपी है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है वो सेल्स पर निकलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, दैट इज 5 लाख इंटू 20%, अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चन आई वुड से। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट ज्यादा दिखाया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड, एनपी आपका अंडरस्टेट होगा, या बोथ ऑफ दीज आर विल बी अनअफेक्टेड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों अनअफेक्टेड जाए। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है दैट विल बी अंडरस्टेटेड, नहीं, नेट प्रॉफिट अंडरस्टेटेड वाली चीज पे भी नहीं आएगा, एक्चुअली ये जीपी को अफेक्ट करता है। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक यानी मेरी इनकम साइड ज्यादा बड़ी दिख रही है तो मेरा जीपी इस केस में भी ओवर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस द आंसर इज अगेन बी। एवरीबडी, दिस इज द लास्ट डे, नॉट ओनली दिस इज 2 अक्टूबर जहाँ पर हम गांधी जयंती मनाते हैं, बट दिस इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद दशहरा टुडे। सो ये आपका पास परफेक्ट टाइमिंग है। इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज आर कोर्सेज तो इसका टाइमिंग यूटिलाइजेशन कीजिए और अपने लिए जल्दी से पैसे कभी बचाइए और अच्छे से अपनी पैस टाइम का भी सेविंग हो जाएगा, बिकॉज आप 1 महीना पहले शुरू कर रहे हो, दैट इज इवन गुड इनफ, बट हार्डवर्क बहुत ज़्यादा पुट इन करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। सो इफ यू आर प्लानिंग देन प्लीज डू नॉट डिले एंड परचेज द कोर्सेज राइट अवे फॉर 80% डिस्काउंट। फेस्टिवल 80 आपको कोड यूज करना है। लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट जहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम देयर। सो लेट्स गो हेड एंड क्विकली लुक एट आवर वेबसाइट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जाना है edutap.in पे। चलिए, लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट फर्स्ट।
जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एरो टैब को बस आप क्लिक करेंगे ना, आपके पास फर्दर यहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे जो भी जेआईबी के अंडर है। सी यहाँ पर आपको जेआईबी का कोर्सेज भी दिख जाएंगे, जिससे आपका बेनिफिट ये रहता है कि आप अगर हमारे कोर्सेज बाय करते हैं तो यहाँ पर जाइए, स्क्रॉल कीजिए, जेआईबी पे चले जाइए। हमारे कोर्सेज में आपको सारा कुछ जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है वो हम लोगों ने पहले बना कर रखा हुआ है, तो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको सुपर क्रैश कोर्स बैच 1 हमारा लॉन्च हो चुका है। मास्टर कोर्स हमारा आपके पास अवेलेबल है, मास्टर कोर्स रिकॉर्डेड है, सुपर क्रैश कोर्स लाइव है। यहाँ पर आपको मास्टर कोर्स सब कुछ रिकॉर्डेड है, बट जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन आपको लाइव क्लास मिलेगी। कंसेप्ट क्लासेस भी मिल रही है, मानी रिकॉर्डेड क्लासेस तो हम दे ही रहे हैं आपको, और कंसेप्चुअल नोट्स भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं। ये सब आपके पास अवेलेबल है। जस्ट गो ऑन टू द सिंगल एरिया। अगर आपको इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं लिया है और आपको सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ अकेली टेस्ट सीरीज भी है। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपने मास्टर कोर्स ले लिया तो देन टेस्ट सीरीज उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट फुल लेंथ भी और चैप्टर वाइज भी। सो इफ यू आर प्लानिंग देन हरी अप एंड परचेज आवर courses and don't forget to use the code festival80 everyone. Thank you so much and happy Dashera again. Bye bye.